डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके, उससे आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो आइए आपको हम बता दें कि हम अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में आपके लिए कौन से ऐसे दो बेहद खास विषय लेकर आए हैं। आज जिन विषयों पर जानकारी हासिल करेंगे वो है रबी फसलों में पाले एवं शीतलहर से बचाव, और इसके साथ ही जानेंगे आम के बागों की देखभाल के बारे में। दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न है पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पे हमें फोन कीजिए 1800113060, 1800113061। आप सभी से छोटी सी गुजारिश, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। अब आइए नोट कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717। इस पर सीधे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से दोहरा दें, hellokisan2015@gmail.com। तो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे आज के ही दोनों विषयों से संबंधित। आइए शीतलहर से और पाले से किस तरीके से रबी फसलों का बचाव किया जा सके, इसके बारे में कौन हमें जानकारी देने के लिए मौजूद है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर SL मीणा जी। डॉक्टर मीणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से कुछ ही देर में जुड़ेंगे डॉक्टर कुंदन किशोर जी, जिनसे हम जानेंगे आम के बागों की देखभाल के बारे में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बातचीत की जो है वो शुरुआत करते हैं और डॉक्टर मीणा का सबसे पहले करते हैं रुख। डॉक्टर मीणा, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी रबी की जो फसलें इस वक्त हमारे खेतों में लगी हुई हैं, तो अभी उनकी अवस्था क्या है, उसके बारे में क्या बताएंगे, और कौन कौन सी फसलें लगी हुई हैं? जी देखिए, बहुत सारी फसलें इस समय लगी हुई हैं। मैं बात करूं रबी की फसलों की तो उसमें गेहूं बहुत महत्वपूर्ण है। गेहूं है और सरसों है और जौ है और मसूर है और बहुत सारी मटर भी है और भी काफ़ी सारी जो फसलें हैं वो इस समय खेतों में लहरा रही हैं। और उनकी जो अवस्था है इस समय वो है वानस्पतिक अवस्था। अभी ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण समय है, स्टेज है उनकी। और ये जो फसलें हैं, ये जो वनस्पति की जो ग्रोथ है हो रही है, वनस्पतिक जो अवस्था है, उससे ये अब आगे जाके रिप्रोडक्टिव अवस्था की तरफ और जा रही हैं। तो ये समय बहुत ही क्रिटिकल है। और जैसा कि आपको पता है कि मौसम बदल रहा है, मौसम में ठंड बहुत आ रही है और जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन जा रहा है। और अभी 4-5 दिन से आप देख रहे होंगे कि उत्तरी भारत में शीतलहर जारी है। तो इसकी वजह से क्या है कि फसलों को नुकसान भी हो सकता है जी। और सिर्फ एरेबल क्रॉप्स ही नहीं, हमारी जो दूसरी साग सब्जियाँ हैं और हमारे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं फ्रूट्स के, यानी कि जो प्लांटेशन क्रॉप होती हैं, उनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं नर्सरी में, उनको भी इस समय बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है पाले की वजह से। और जैसे कि आपको पता है कि जब तापक्रम 0 डिग्री के आसपास हो जाता है तो उस समय पाला उसमें पड़ता है। तो पाला की जो स्थिति है वो ये होती है कि दिन में बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी, लेकिन जैसे ही जब शाम होगी तो तापक्रम में एकदम गिरावट आती है और एकदम गिरावट आते आते वो तापक्रम आपका 0 के आसपास पहुंच जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो सेल्स में, कोशिकाओं में, जो पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पानी जो रहता है वो बर्फ बन जाता है जी। और बर्फ बनकर क्या है कि वो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वो ब्रस्ट हो सकती हैं, सेल्स ब्रस्ट हो सकती हैं, इसलिए हमारी फसलों को उस तरह से नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसके बारे में भी आपसे हम आगे विस्तार से जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे कि पाला से और शीतलहर से किस तरीके से अपनी फसलों को बचाएं, कैसे उनका प्रबंधन करें कि हमारी फसलों को जो है वो नुकसान ना पहुंचे और जो हमारे किसान हैं उनको भी किसी तरीके के आर्थिक नुकसान को से जूझना जो है वो ना पड़े। और इसी के बारे में आगे आपसे जानकारी उसका सिलसिला ज़रूर बढ़ाएंगे आगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट।
आसमान साफ हो, हवा ना चल रही हो और तापमान कम हो जाए तो पाला पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। बता दें कि पाला पड़ने के कारण फसल के नुकसान की आशंका हो जाती है, लेकिन कुछ तरीकों को अपनाकर आप खेतों में लगी रबी फसलों को पाले से काफी हद तक बचा सकते हैं। पाला पड़ने पर फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा और फसलें भी पाले से होने वाले नुकसान से बच जाएंगी। जहां सिंचाई फव्वारा विधि से की जाती है, वहां ध्यान रखें कि सुबह 4 बजे तक अगर फव्वारे चलाकर बंद कर देते हैं तो सूरज के उगने से पहले फसल पर बूंदों के रूप में मौजूद पानी जम जाता है और फायदे की बजाय नुकसान होने का डर हो जाता है। ऐसे में स्प्रिंकलर को जल्दी यानी सूरज के उगने तक लगातार चलाकर पाले से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। सब्जियों और नर्सरी के पौधों को राख में प्लास्टिक की चादर से ढककर पाले से बचाया जा सकता है। इससे प्लास्टिक के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा पुआल, कड़बी या मूंज आदि को ढकने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पौधों को ढकते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधों का दक्षिण पूर्वी हिस्सा खुला रहे, जिससे पौधों को धूप मिलती रहे। मार्च का महीना आते ही इनको हटा दें। इसके अलावा पाला पड़ने की आशंका दिखाई दे तो फसल में 0.1% गंधक के तेजाब का छिड़काव करके फसलों को बचाया जा सकता है। इस घोल को तैयार करने के लिए 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से शाम को फसल पर वैज्ञानिकों की सलाह के बाद छिड़क दें। वहीं फसल को शीतलहर से बचाने के लिए रात में प्लास्टिक कवर, फूस की बनी टाट या पुआल से ढक देना चाहिए। इससे फसल सुरक्षित रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिस चीज से फसल को ढक रहे हैं उसमें ज्यादा वजन नहीं हो, वरना फसल को नुकसान पहुंचेगा और पौधे टूट सकते हैं। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आपने जाना कि किस तरीके से आप जो आपकी रबी की फसलें इस वक्त खेतों में हैं उनको कैसे आप पाले से बचा सकते हैं। आइए इसी से संबंधित कुछ और भी जानकारियां हम डॉक्टर मीणा से हासिल करें। डॉक्टर मीणा, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, हम बात करते हैं पाले की, तो पाला आखिर होता क्या है, कैसे इसे सरल भाषा में समझा जा सकता है और ये किस तरीके से फसलों को जो है वो प्रभावित करता है? बिल्कुल, देखिए जो पाला है वो एक तरह से वेदर फिनोमिना है। तो ये मौसमी एक प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहते हैं कि ये पाला होता क्या है। कि कभी कोई आदमी समझता है कि पाला का मतलब ये होता है कि बर्फ़ गिर जाती है, उसको पाला बोलते हैं। कई आदमी समझते हैं कि ओलावृष्टि हो जाती है, वो पाले के रूप में आती है। ऐसा नहीं है। क्या इसमें बहुत ही डिफरेंस होता है एक्चुअली। और जो पाला की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही डिफरेंट है और उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉस्ट। तो ये जो फ्रॉस्ट होता है वो कई प्रकार का होता है। एक तो जैसे हम कह सकते हैं कि जब पाला जब गिरेगा तो उसमें स्थिति क्या होगी, कब गिर सकता है, ये सब हमारी जो वेदर के जो फिनोमिना है उनसे रिलेटेड होता है ये। और जो फ्रॉस्ट जब होता है तो इसका जो मेनली जो डैमेज पार्ट होता है हमारे जो पौधों का, उसको ही हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो फ्रॉस्ट की जो फिनोमिना है ये हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो पाला होता क्या एक्चुअली, पाला एज सच एक फिनोमिना है मौसमी। उसमें क्या होता है कि जो तापक्रम होता है, सरफेस का तापक्रम, जो एयर टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 0 से बिलो चला जाता है। तो आपको पता है कि हमारा जो पानी है वो कहाँ कब जमता है, जब तापक्रम 0 से नीचे चल जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें बिल्कुल 90 से लेकर 95% तक पानी होता है। और रबी की फसलों में जब हम देखते हैं कि इनमें पानी की मात्रा और ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सारी क्रॉप लगभग रबी में इरीगेटेड होती हैं और पानी की खूब इनको सप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब पौधों के अंदर पानी की मात्रा जब 95% के आसपास होती है तो आप समझिए कि कितना पोर्शन जो पौधों का है वो पानी से भरा हुआ है। तो जब स्थिति ये आती है कि जो तापक्रम है हमारी हवा का, या जो कह सकते हैं कि जो हमारे खेत के जो सरफेस है उसका जो तापक्रम है वो 0 डिग्री के आसपास जब हो जाता है या उससे बिलो हो जाता है तो वो पानी जमना शुरू हो जाता है। जब पानी जमना शुरू हो जाता है तो आपको पता है कि जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी को कन्वर्ट करेंगे हम सॉलिड में, तो आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो जो कोशिकाएं हैं जहाँ पानी प्रेजेंट है पहले से ही, वो बर्स्ट हो जाएंगी, वो फट जाएंगी। तो पौधे इस तरह से डैमेज हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो पौधा आपका जो पौधा का हिस्सा जो होता है वो काला पड़ जाएगा, वो मुरझा जाएगा, वो गिर जाएगा, वो झुक जाएगा। इस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। और
पालक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं कि रबी के सीजन में उत्तरी भारत में ये ज़्यादातर ये फिनोमेना देखने को मिलता है, और स्पेशली जो बहुत सारी रबी की फसलें हैं उनमें इनका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूँ चने की, मसूर की और मटर की बात करता हूँ, तो ये कुछ फसलें ऐसी होती हैं इनमें पाले का असर ज़्यादा देखने को मिलता है बजाय गेहूँ के। गेहूँ में पाले का असर कम देखने को मिलता है। और दूसरी जो फसलें होती हैं उनमें हमारी सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो पाले के प्रभाव से वो नष्ट हो जाती हैं इन दिनों में। और इस तरह से कुछ प्लांटेशन क्रॉप होती हैं, जैसे हम बागवानी जो फसलें उगाते हैं उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, उनके छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको हम खेतों में भी लगाते हैं। तो अगर पौधा बहुत छोटा है तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है पाले के प्रभाव से। जब पाला पड़ेगा तो इनको डैमेज कर सकता है। और ये जो स्थिति है ये बनती है लगभग जनवरी के या दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के पूरे महीने में कभी भी बन सकती है। फरवरी में तापक्रम बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसमें पाले की संभावना कम रहती है। लेकिन जो ये महीना अभी चल रहा है जनवरी का, आपको पता है कि हमारे पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, तो उसका जो असर है वो हमारे ये नॉर्थ प्लेन में देखने को मिलता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से जो हवा आती है, जो हवा ठंडी हवा आती है, वो हमारे यहाँ तापक्रम बहुत डाउन कर देती है। तो जो तापक्रम जब डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि पाला वहाँ पे पड़ सकता है और उसका हानि हमारी फसलों को हो सकती है। इस तरह से ये संभावना बनती है। जी बिल्कुल। और आपको एक बार हम फिर से बता दें, अपने आज के इस कार्यक्रम में हम फिलहाल जो है वो जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि रबी फसलों को किस तरीके से आप पाले से और शीतलहर के प्रकोप से बचा सकते हैं। अगर आपकी रबी की फसलों में किसी तरीके की आपको कोई समस्या देखने को मिल रही है या फिर आपको लगता है कि पाले से जो है वो हमारी फसल को नुकसान पहुँच रहा है, किसी भी तरीके के कोई लक्षण अगर आपको अपनी फसल में दिखाई दे रहे हैं रबी की फसल में, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपने मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल के द्वारा अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फ़ोन करने के लिए 1800-113060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप हमें फ़ोन करेंगे अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखिएगा, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न डॉक्टर मीणा से पूछ रहे हो। और अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 8800-520-717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर सीधे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी। तो तीनों ही विकल्प हमने आपको बता दिए हैं। तो डॉक्टर मीणा, हमने जान लिया कि अभी जो हमारी रबी की फसलें हैं उनकी स्थिति जो है वो क्या है, पाला क्या है, ये तमाम बातें जो है वो हमने जान ली हैं। और आपके पास कुछ और भी जानकारियां हम लेने के लिए आए हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुंदन किशोर जी, जिनसे हम आम के बागों की देखभाल के बारे में जानकारी लेंगे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए पहले उनका स्वागत करें। हेलो हेलो कुंदन किशोर जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से हम उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुंदन किशोर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, नमस्कार। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव फोन कार्यक्रम में। आपके साथ हमारा आज का विषय है कि किस तरीके से आम के बागों की देखभाल जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी डॉक्टर किशोर की फिलहाल जो हमारे आम के बाग हैं उनकी स्थिति अभी इस वक्त जो है वो कैसी है, क्या बताएंगे? आप देखें जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है जहां आम के बहुत जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर से हम इनके साथ संपर्क साध सके। तब तक के लिए आइए हम यहाँ पर एक व्हाट्सएप के जरिए हमारे पर प्रश्न आया है उसे शामिल कर लेते हैं। ये हमें भेजा है अंकित जी ने हिमाचल प्रदेश से। और डॉक्टर मीणा, ये प्रश्न आपके लिए, वो ये कहते हैं कि सरसों में पाले से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सरसों भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और सरसों हमारे बहुत बड़े भूभाग में की जाती है। और जनवरी के महीने में जब सरसों होती है तो उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। और फूल आने के बाद जब उसमें फलियाँ लगती हैं तो छोटे छोटे जो डेवलपिंग ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, वो क्या है कि फिर बाद में फ्रॉस्ट से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो सरसों के खेत में पाला स्वाभाविक है कि ये एक सेंसिटिव क्रॉप है, तो पाला पड़ सकता है, तो इसमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके 2-3 तरीके होते हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता कैसे लगेगा कि पाला कब पड़ेगा। तो आपको ये एस्टिमेट लग जाएगा, जैसे मैं बता रहा था आपको कि जैसे जनवरी का महीना हो, शीतलहर चल रही हो, दिन में बिल्कुल सनलाइट हो और मौसम बिल्कुल साफ़ हो एकदम, और उसके बाद जब शाम होती है तो शाम होने के तुरंत बाद वो जो तापक्रम है वो बिल्कुल यकायक बहुत नीचे आ जाता है।
तो आप समझ जाइए कि आज शायद पाला गिर सकता है। तो पाला जब गिरने की संभावना आपको पता लग जाएगा तो उसके बचाव के लिए मैं बता दूं आपको, एक तो आप क्या है कि हल्की सिंचाई करेंगे, और ट्यूबवेल का अगर पानी है तो अच्छी बात है। ट्यूबवेल का पानी थोड़ा सा क्या है कंपेरेटिवली उसका तापक्रम ज़्यादा होता है बजाय सरफेस के वाटर के, तो थोड़ा सा तापक्रम वो कम कर देता है, वो ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर आप हल्की सिंचाई करेंगे ट्यूबवेल के पानी से तो आपकी जो सरसों की जो फसल है उसमें जो खेत है उसका जो एयर का तापक्रम वो बढ़ा देता है, तो पाला आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा ये है कि अगर आपके पास सही है नहीं, आपने पानी दे दिया ऑलरेडी और आपको इस समय ज़रूरत नहीं है सही करने की, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें एक केमिकल आता है, एसिड आता है, उसको हम बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसकी मात्रा 0.1 ले करके और उसको 100 लीटर में मिला दीजिए। तो 100 लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे उसका, तो आपकी जो फसल है, सरसों की फसल है, उसका जो एयर टेम्परेचर है, उसके आसपास का जो एयर टेम्परेचर है उसका तापक्रम वो बढ़ा देगा। तो बढ़ाने से क्या होगा कि तापक्रम जब बढ़ जाएगा तो फ्रॉस्ट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी फ्रॉस्ट आएगा ही नहीं। तो ये 2 तरीके हैं। और जैसे ये तो सरसों की बात रही, लेकिन छोटे पौधे होते हैं उनको आप पराली से, जो पराली है उससे ढक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं कि जो उसकी जो गर्माहट जो होती है पौधों की बनी रहे, कि बाहर का जो तापक्रम जो बिल्कुल डाउन चला गया वो उसको प्रभावित ना करे। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो जब ये जो फ्रॉस्ट जो होता है तो उसमें क्या है कि हीट है ना वो निकल जाती है सरफेस से, वो ऊपर चला जाती है, तो इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, यानी कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, उस समय ये कंडीशन आती है। तो ये 2 तरीके इंपॉर्टेंट है, या तो आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं या फिर H2SO4 का घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे अंकित जी आपको बता दिया है डॉक्टर मीणा ने कि सरसों की फसल को किस तरीके से आप पाले से बचा सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए सीधे अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर कुंदन किशोर जी से जो है वो हम संपर्क कर पाएँ और आम के बागों की देखभाल के बारे में भी आपको जानकारी दे सके। व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे पास काफ़ी सारे प्रश्न आम के बागों की देखभाल के संबंध में भी आ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनसे जल्द से जल्द संपर्क कर पाएं। तो डॉक्टर मीणा, अब यहाँ पर हम आपसे ही जो है वो बातचीत का दौर आगे बढ़ाएंगे और अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो हमारी ये जो फसलें होती हैं, हमारी रबी की जो फसलें होती हैं, इसमें से कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो पाले से संवेदनशील होती हैं, इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जानूंगी। लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल के लिए यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों को किस तरीके से आप पाले और शीतलहर से बचा सकते हैं। और साथ ही हम हमारा जो दूसरा विषय है वो है कि आम के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुंदन किशोर जी का और देखते हैं कि क्या उनसे हमारा संपर्क हो पाया है। डॉक्टर कुंदन, आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, अब आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल के लिए हमारे जो देश है, हमारे देश में आम के बागों की स्थिति अभी फिलहाल क्या है, क्या बताएंगे?
अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल, ये सभी जहाँ आम के बहुत महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, अभी थोड़ा ठंड शुरू हो गया है और ये ठंड आम के लिए बहुत जरूरी है ताकि इसमें फल फूल आ पाए। इसमें मैं ये कहूंगा कि अभी कोई भी किसी भी तरह का जो है इसमें आप पानी देने की व्यवस्था ना करें। अभी पानी देने की जरूरत आम की नहीं होती है। साथ में अभी कुछ कीड़ों का प्रकोप होता है जो कि कीट को थोड़ा ये कीट जो है जो फूल आते हैं उसको ज्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हॉपर का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए हम कोई भी दवा का प्रयोग जो सिस्टेमिक नेचर का हो उस दवा का हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई भी जाला लगा हुआ हो उस जाले की सफाई कर दें ताकि उसमें जो है अधिक से अधिक फूल आने की संभावनाएं बढ़ पाए। जी बिल्कुल, और इसके बारे में भी हम आपसे आगे ज़रूर जानकारियां हासिल करेंगे कि और क्या कुछ आम के बागों में कर सकते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं पाले की और शीतलहर की, तो आम के बागों को किस तरीके से हम इससे बचा सकते हैं, ये भी तमाम जानकारी आपसे हम ज़रूर हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। जनवरी में आम के पेड़ों में बौर आना शुरू हो जाता है। अच्छा उत्पादन पाने के लिए अभी से इसकी देखभाल करनी होगी। इसमें जरा सी भी चूक हुई तो रोग और कीट पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। आम को शूट गॉल कीट से बचाव के लिए गांठ से नीचे संक्रमित पत्तियों और टहनियों को काटकर अलग कर दें। दिसंबर जनवरी में पुष्पक्रमों को काट दें। भुनगा कीट आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के लार्वा और वयस्क कीट कोमल पत्तियों और पुष्पक्रमों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी मादा 100 से 200 तक अंडे नई पत्तियों और मुलायम प्रारूप में देती है। इसका प्रकोप जनवरी फरवरी से शुरू हो जाता है। आम को इस कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस नामक रसायन की 4 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर या कार्बेरिल 0.2% का छिड़काव करें। इसके अलावा बिवेरिया बेसियाना फफूंद के 0.5% घोल या नीम तेल 3000 ppm प्रति 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी राहत मिलेगी। आम में सफेद चूर्णी रोग लगने की आशंका भी रहती है। इस रोग के प्रभाव से रोगग्रस्त भाग सफेद दिखाई देने लगता है। इसकी वजह से मंजरियां और फूल सूखकर गिर जाते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही आम के पेड़ों पर 5% वाले गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अलावा 500 लीटर पानी में 250 ग्राम केराथेन को घोलकर छिड़काव करने से भी रोग पर काबू पाया जा सकता है। दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आपने जाना कि किस तरीके से आम के बागों की देखभाल आप कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कुंदन किशोर जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं और अब उन्हीं से जो है वो हम तमाम जानकारियां हासिल करते हैं। डॉक्टर कुंदन जी, यहाँ पर व्हाट्सएप के जरिए आपके लिए एक प्रश्न आया है जिसे भेजा है सुरेश चंद्र जी ने उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से, और वो ये कहते हैं कि 10 साल का आम का पेड़ है लेकिन बाग में बौर नहीं लगता, किस खाद का उपयोग कर सकते हैं? अगर बौर नहीं लग रहा है, 10 साल के बागों में किसी तरह की परेशानी है बौर आने में, तो हम लोग एक दवा का प्रयोग करते हैं और उस दवा का नाम है पेक्लोबिट्राजॉल। ये पेक्लोबिट्राजॉल का उपयोग हम अक्टूबर के महीने में करते हैं और ये जो है आम के जो उसके जितने भी मान लीजिए कि जितने बड़े आम होंगे उसी अनुसार हम इसका अनुपात से करते हैं। मुख्य रूप से इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि 1.5 ml प्रति मीटर जो उसका आम का ये होता है क्षेत्र होता है उसको हम 1.5 ml प्रति मीटर के आधार से देते हैं। और अक्टूबर के महीने में जहां पर हम खाद देते हैं ठीक उसी जगह पर इसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल के इसको डाल देने से हम लोगों ने ये पाया है कि आम के जो फूल हैं वो आते हैं। वो ऐसे बागों में जहाँ फूल नहीं आ पाता है उस तरह के बागों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात ये और ध्यान में रखने वाली बात कि आम के बागों में हम निश्चित रूप से जब आम की तोड़ाई हो जाती है तो थोड़ी हम प्रूनिंग भी करें और प्रूनिंग करने के बाद
अगस्त सितंबर महीने में खाद का भी प्रयोग करें, जिसमें यूरिया और पोटाश बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका उम्र के आधार पर हम इस खाद का प्रयोग जरूर करें। ये दोनों व्यवस्थाएं अगर करेंगे, खाद का प्रयोग और साथ में पेक्लोबिटाजोल का, तो निश्चित रूप से आम में फूल आना जो है वो संभावित है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही डॉक्टर कुंदन, अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आम के बागों की देखभाल की हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जाड़ा इस वक्त अपने चरम पर है और बहुत ही शीतलहर भी चल रही है, कई क्षेत्रों में पाला भी जो है वो पड़ रहा है। तो ऐसे में हम अपने आम के बागों की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं पाले और शीतलहर से? क्या किसी तरीके का नुकसान भी पहुँच सकता है इस सर्दी के मौसम से आम के बागों को? नुकसान तो अब तो आम ऐसे हैं जो बाहर होते हैं, हम तो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन ठंड भी जरूरी है फूल आने के लिए। ठंड अगर अच्छी खासी पड़ती है तो हम लोगों ने ये पाया है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेके मार्च के पहले सप्ताह तक फूल आने शुरू हो जाते हैं। और जब ठंड कम पड़ती है हम लोगों ने ये भी देखा है उसका प्रभाव पड़ता है फूल आने पर। तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि ठंड आने से जो आम के पौधे के बहुत ज्यादा क्षति होती है। क्षति तब होती है जब निकलने के समय बहुत ज्यादा ठंड आ जाए, तब हमने देखा है कि उसके फूल को प्रभावित करता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो बहुत पहले फूल आ जाते हैं उसको हटा देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोशिश ये करें कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेके मार्च 15 तक अगर फूल आ जाए, वो फूल में अच्छे फल लगते हैं। मुख्य रूप से जो उत्तर के क्षेत्र के जो हमारे आम के बागान हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ इसमें जो है ब्लैक स्पॉट जो है फंगल डिजीज, फफूंद लग जाते हैं। इसके लिए हम थायोफेनेट मिथाइल का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिससे इसका हम बचाव जो है उसमें जो फूल निकलते हैं उसके बचाव हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप रबी फसलों को पाले से और शीतलहर से बचा सकते हैं, और साथ ही हम ये भी जान रहे हैं कि आम के बागों की देखभाल आपने किस तरीके से करनी है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक आप पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर मीना आपके लिए ये प्रश्न हमें भेजा है विशाल जी ने यूपी से, माफ कीजिए लक्ष्मी नारायण वर्मा जी ने जयपुर से, और वो ये लिखते हैं कि गेहूं की फसल में पाले से बचाने के लिए क्या किसी रसायन का उपयोग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैं इनको ये कहना चाहूँगा किसान भाई को कि गेहूं की जो फसल है वो काफ़ी हद तक टॉलरेंट है फ्रॉस्ट से। इसमें क्या है कि थोड़ी हार्डी क्रॉप है ये, और ये सर्दियों में ही बो जाती है और इसके लिए ठंड बहुत ज़रूरी है। तो फिर भी किसान भाई ने पूछा है कि फ्रॉस्ट के लिए कोई केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके लिए मैं पहले बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी जो डोज है वो है 0.1 ml को या 1% को 0.1% का घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और ये छिड़काव आप शाम को करेंगे तो आपकी जो फसल है उसके आसपास का जो एरिया है या आसपास की जो हवा है उसका तापक्रम भी बढ़ जाएगा। जब तापक्रम बढ़ जाएगा तो वो फ्रॉस्ट की स्थिति नहीं बन पाएगी, तो आपकी जो फसल है उसको ज़्यादा नुकसान कुछ पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गेहूँ एक ऐसी फसल है, इसमें फ्रॉस्ट का बहुत कम मतलब देखने को मिला है इसका असर, क्योंकि ये क्रॉप काफ़ी हार्डी है, तो इसमें ज़्यादा असर देखने को मिला नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में बोई जाती हैं, और उनमें कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं पाले के प्रति, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि वो काफ़ी हद तक टॉलरेट होती हैं, यानी कि वो सहन शक्ति ज़्यादा रखती हैं, तो उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि सब ट्रॉपिकल एरिया में बोई जाती हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। मैं बात करूँ स्पेशली पल्सेज की, जो दलहनी फसलें हैं उनमें पाले का असर ज़्यादा देखने को मिलता है। और शीतलहर की बात करता हूँ तो शीतलहर से काफ़ी जो दलहनी फसलें हैं वो काफ़ी असर उस पर करती हैं। तो शीतलहर का बचाव के लिए मैं बता दूं आपको कि आप विंड ब्रेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बंड बना करके भी आप अपने जो फसलें हैं उनको शीतलहर से बचा सकते हैं। क्योंकि शीतलहर का मतलब ये होता है कि कहीं और जगह ठंडा हो गया है या कहीं बर्फबारी हो गई है या कहीं तापक्रम बहुत कम हो गया है,
तो वहाँ उस एरिया से आपके एरिया में जब ठंडी हवा आती है तो हम इसको शीतलहर बोलते हैं। तो जब शीतलहर आएगी, अगर उसको हम लोग बंड पे ही रोक देंगे या शेल्टर बेल्ट लगा देंगे या विंड ब्रेक लगा देंगे या कोई दीवार खड़ी कर देते हैं, कई किसान भाइयों ने बाउंड्री कर रखी है, तो बाउंड्री से भी काफ़ी हद तक मतलब शीतलहर का बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो शीतलहर से ज़्यादा प्रभावित होती है, पाले से ज़्यादा प्रभावित होती हैं? जी जी, देखिए हमारे देश में 3 तरह का जलवायु हम मेनली मानते हैं। एक तो होता है टेम्परेट जलवायु, जहाँ पे कि टेम्परेट जो क्रॉप्स है वो उगती हैं, यानी कि वो बिल्कुल पाले को सहन कर सकती हैं। लेकिन दूसरा जो एरिया है वो है सब ट्रॉपिकल और तीसरा है ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल में तो पाला गिरने की संभावना होती नहीं है। सब ट्रॉपिकल में पाला गिर सकता है, उसके कई तरह के होते हैं गिरने के। एक्चुअली सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है उसमें हमारा काफ़ी एरिया आता है, हमारे देश का काफ़ी एरिया सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, विशेष करके रबी फसलों। तो रबी में क्या होता है, एक्चुअली कई तरह के पाले होते हैं। जैसे एक तो होता है कि जहाँ एरिया जहाँ पाला गिरा है वहीं से तापक्रम कम हो जाता है, ग्राउंड का जो तापक्रम है वो कम हो जाता है जी। तो इसकी वजह से पाला गिरता है। एक होता है कि पहाड़ों में बर्फबारी हुई है और वहाँ की ठंडी हवा हमारी हवा को ठंडा कर देती है, तो उसका तापक्रम कम कर देती है। जी बिल्कुल, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इस जानकारी को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों को किस तरीके से आप पाले और शीतलहर से बचा सकते हैं। साथ ही हम ये भी जान रहे हैं कि आम के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। तो रबी फसलों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मीणा और आम के बागों के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कुंदन किशोर जी। आइए अब यहाँ पे जानकारियों का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा, ब्रेक पर जाने से पहले आप जानकारियां दे रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको पाले से ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, तो मैं बात कर रहा था कि सब ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा है इसमें काफ़ी भूभाग है हमारा देश का, तो इसमें आता है। तो इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। गेहूं बोया जाता है, जौ बोया जाता है, आपकी चना बोया जाता है, मसूर है, मटर है और भी ढेर सारी जो फसलें हैं वो इस समय की जाती हैं और तिलहनी फसलें भी काफ़ी इसमें होती हैं। तो जैसे एक किसान भाई ने पूछा कि सरसों की जो फसल है उसको पाले से कैसे बचाएं। बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो सरसों की जो फसल है वो भी बहुत ही सेंसिटिव है। जब पाला गिरता है तो सरसों बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज होने की संभावना होती है। दूसरा क्या है कि जो चना है या मसूर है या मटर है, इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है, पाले का प्रकोप देखने को मिलता है। गेहूँ हमारा जो है वो काफ़ी हद तक सहन कर लेता है, उसमें फ्रॉस्ट का असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन बाजरा में ये बिल्कुल हो सकता है, बाजरा क्रॉप जो है इसमें ये पाले का असर देखने को मिल सकता है। तो जो क्रॉप जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है वहाँ ये ज़्यादा असर देखने को मिलता है। जैसे सरसों की जो मैं बात कर रहा हूँ, सरसों की जो प्लांट जो होते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनकी पत्तियों में भी, उनके तने में भी, और जहाँ फूल बन रहे होते हैं वहाँ पे टेंटिंग लीव जो होती हैं वहाँ भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब पानी जमेगा तो उनको नुकसान पहुँचेगा। और जब फूल बनते हैं उसके बाद फलियाँ बनती हैं, जो फलियों के अंदर जो छोटे छोटे दाने बनते हैं डेवलपिंग स्टेज में होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं। तो उस समय अगर ये पाला पड़ गया तो ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि उस समय पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा दाने में होती है। और दूसरी तरफ दूसरी मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सब्जियां हैं, सब्जियां जो हैं उनमें काफ़ी सब्जियां ऐसी होती हैं, जैसे हमारा टमाटर है, टमाटर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जी। अगर इन दिनों हम टमाटर ओपन फील्ड में लगाते हैं तो कभी कभी पाला पड़ता है तो उससे ये बिल्कुल उसका हानि हो सकता है। इसलिए हम कई बार किसान भाइयों को बोलते हैं कि कुछ सब्जियां ऐसी आप उसको पॉली हाउस में लगाओगे तो ये पाले से बचाव आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर कुंदन किशोर जी, आपके लिए हमें व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आया है जो कि भेजा है मनीषा जी ने हरियाणा जिन से, और वो ये कहती हैं कि आम के पौधे पर गुटी कब बांधी जाती है, क्या बताएंगे?
से हमारे इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो क्षेत्र से मार्च से हम शुरू करते हैं, मार्च से लेकर सितंबर तक हम उसको जो है गुटी बांधते हैं। लेकिन एक चीज ये हमने देखा है कि जो बरसात का सीजन है उसमें थोड़ा ज्यादा हमको सक्सेस ज्यादा मिलता है। जैसे अगर बरसात में लगाए जाएं तो सक्सेस लगभग 80% तक भी मिल जाता है जी। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी गर्मियों में हो तो सक्सेस लगभग 60% 65% के आधार पर मिलता है। और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी गुटी का प्रयोग करें तो जो नीचे का हिस्सा हो जिसको हम रूट स्टॉक कहते हैं और ऊपर का हिस्सा जिसको शाइन कहते हैं, दोनों की मोटाई लगभग एक समान हो। ये बड़ा जरूरी है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होगा तो सक्सेस कम हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि जो भी हम साइन का प्रयोग करेंगे वो ऐसे साइन हो जो कि जिसमें कि जो एक्टिव, जिसमें ऊपर के हिस्से में एक्टिव बड हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो स्प्राउट कर पाए और हमारा जो गुटी है वो सक्सेस है। जी, और इसी के साथ डॉक्टर किशोर, मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी कि आम के बागों में क्या सर्दी के मौसम में किसी तरीके के कोई कीट या रोग लगने की संभावना रहती है? अगर हाँ, तो किस तरीके के रोग और कीट हमारी आम की फसल को प्रभावित कर सकते हैं और कैसे उनका नियंत्रण किया जा सके? अभी हम लोगों ने ये देखा है कि बागों में अभी हॉपर का थोड़ा जो है प्रकोप ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर कम होने से जो भी जो तना जो ऐसे शाखाएं हैं जिसमें फूल आने की संभावना है उस पर हॉपर का प्रयोग हो जाता है। और दूसरे साथ जो है फिर जो पाउडरी मिल्ड्यू का भी प्रकोप आ जाता है। तो इस तरह के परिस्थितियों में कोई भी हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोपिड है उसका हम 4 ml प्रति 10 लीटर में हम छिड़काव कर सकते हैं। साथ में हम जो है थायोफेनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं या हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं जो बीमारियां लगती हैं इसमें, जिसमें कि पाउडरी मिल्ड्यू एक प्रमुख बीमारियां हैं। तो ये सभी रोकथाम के लिए अगर हम ये इमिडाक्लोपिड है या कोई और सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, साथ में जो हमारे जो सिस्टेमिक फंजीसाइड का प्रयोग हम कर सकते हैं, थायोफेनेट मिथाइल है, हेक्साकोनाजोल है, तो इससे हमारा रखरखाव जो आम का है वो बहुत ही सही हो जाता है। और इस समय में अगर हम इसकी रोकथाम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो हमारा फूल और फल लगेगा वो बहुत बेहतर होगा, उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। जी, और यहीं डॉक्टर किशोर, आपके लिए गौरीश पाल जी ने वेस्ट बंगाल से हमारे व्हाट्सएप के जरिए अपना प्रश्न भेजा है। वो ये कहते हैं कि आम के जो मुकुल है वो बार बार गिर जाते हैं, इसके लिए क्या करें? आम के जो फूल हैं, मुझे लग रहा है वो उसके बारे में शायद या तो जानना चाहते हैं। हाँ, तो आम के अगर फूल गिर जा रहे हैं या छोटे उसमें अगर आम लग चुके हैं और वो गिर जा रहे हैं तो उसके लिए एक ये है कि हो सकता है उसमें किसी हार्मोन की कमी हो। और हम लोग भी ये प्रयोग करते हैं कि ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं और निश्चित रूप से हमारे जो मार्केट में है वो ऑक्सीजन के तौर पर Na मिलता है, तो उसका प्रयोग हम लोग जो है जैसे इथरेल का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ये सभी सब प्रयोग कर लेते हैं ताकि जो आम का है प्लेनोफिक्स का प्रयोग करते हैं जिसमें Na पाया जाता है। और प्लेनोफिक्स जो है 4 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं। जब फूल जो है आने शुरू हो जाते हैं उसी समय प्रयोग कर लेते हैं तो वो रुक जाता है। दूसरा हम लोग ये भी देखे हैं कि जहां बोरोन की मात्रा मिट्टी में कम हो वहां फ्रूट ड्रॉप की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो बोरोन का स्प्रे भी हम प्लेनोफिक्स के साथ मिला के बोरोन का भी स्प्रे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर लेने से जो आम का जो है वो गिरना कम हो जाता है। इस चीजों पर थोड़ा ध्यान देने से हमारा जो आम है वो उत्पादन उसको हम बढ़ा सकते हैं। जी, आप ही के लिए एक सवाल और भी है, ये भेजा हमें बाबूलाल पाटीदार जी ने आगर मालवा से, मध्य प्रदेश से, और वो ये कहते हैं कि आम का पेड़ 10 साल का है, सूख गया है, क्या बीमारी हो सकती है और आम के पेड़ की कटिंग कितने सालों में करनी चाहिए? अगर आम का पौधा सूख गया है और अब वो अगर अचानक सूखा है, हो सकता है 3 महीने 4 महीने के अंदर में, तो जो मैं सोच रहा हूँ तो उसमें जो है एक तना छेदक जो है वो कीड़ा लगता है जिसको ट्रंक बोरर कहते हैं। और ये अगर इसका रखरखाव नहीं किया जाए, इसको अगर नहीं देखा जाए तो ये पूरे प्लांट को मार देता है। और इसका देखने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप प्लांट के पास जाएं, पौधे के पास जाएं, अगर वहां से कुछ आपके लकड़ी के बुरादे की तरह नीचे गिर रहा है तो निश्चित रूप से उसमें वो बोरर जो है मौजूद है। उस परिस्थितियों में उस
प्रभावित जो हिस्सा है पौधे का उसको साफ कर सकते हैं किसी नुकीले चीज से, और उसमें कीड़ा, बड़े वाले कीड़े मौजूद होते हैं, उसको हम मार सकते हैं। दूसरा है कि अगर कहीं पर उसमें छेद भी होता है, तना में वो छेद कर देता है, तो उस छेद वाले हिस्से में भी हम जो है थोड़ा सा कोई भी क्लोरोपाइरीफॉस रुई में भिगो के डाल सकते हैं, पेट्रोल भिगो के डाल सकते हैं और उस छिद्र को बंद कर दें। उसी में जो है इसके जो है एडल्ट जो है छुपे रहते हैं, वो मर जाते हैं। ये एक रोकथाम की व्यवस्था है। और जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि कब कटिंग हमको करनी चाहिए, ये निर्भर करता है कि आम की बाग आपने कितने दूरियों पर लगाया है। अगर आपका उच्च घनत्व का आम का बाग है, जैसे 5 मीटर पर 5 मीटर पर आपने लगाया, तो निश्चित रूप से इसकी कटिंग जो है कोशिश ये करें कि 6 साल 7 साल के बाद इसकी कटिंग प्रारंभ करें। और हम लोगों का ये रिकमेंडेशन रहता है, इसको कहते हैं कि हम साल में एक बार आप प्रूनिंग जरूर करें। और प्रूनिंग का समय है जब आम आप तोड़ लेते हैं, उसके बाद आप आम का प्रूनिंग जरूर करें। तो आप जैसे आम का हमको फलना शुरू हो गया 6 साल से 7 साल से अच्छे से, तो जब तोड़ लेते हैं तो लगभग आप रखें कि लगभग 1.5 फीट हम आम के ऊंचाई को नीचे करते हैं चारों तरफ से। इसको हम कहते हैं लाइट प्रूनिंग। जब हम लाइट प्रूनिंग कर देते हैं जुलाई और अगस्त में, तो हम लोगों ने ये देखा है उसमें फल आने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारा पौधा हमेशा जो है अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छा फल देता है। जी बिल्कुल। तो अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि रबी की फसल को आप किस तरीके से पाले और शीतलहर से बचा सकते हैं, और साथ ही ये भी जान रहे हैं कि आम के बागों की देखभाल आपने कैसे करनी है। अगर दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न, कुछ भी जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो फोन कीजिए या व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक भेज दीजिए। डॉक्टर मीणा, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि सर्दी के मौसम में क्या किसी तरीके के रोगों और कीटों का प्रकोप हमारी रबी की फसलों में होता है और कैसे उनका बचाव जो है वो कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए रबी की फसलों में बहुत सारे हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है और साथ साथ कई ऐसे रोग हैं जो लगते हैं इस समय, और इसका भी काफ़ी हद तक जो आपका मौसम का रुझान है उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जब मौसम थोड़ा सा क्लाउडी होता है और थोड़ा सा ठंडा रहता है या कभी कभी क्लाउडी में थोड़ा गर्म भी हो जाता है, तो उस स्थिति में काफ़ी हानिकारक कीटों का प्रकोप हो जाता है और काफ़ी रोग भी आ जाते हैं। तो ये एक मौसम का एक फिनोमिना होता है कि इस समय जब क्लाउडी मौसम होता है तो उस समय काफ़ी रोग लग जाते हैं। तो देखिए जो आपकी जो सरसों की फसल है उसमें एक तो लगता है पेंटेड बग लगता है जो कि पत्ते को खाते हैं, और जब जनवरी का महीना ख़त्म हो जाएगा तब तापक्रम बढ़ेगा तो उस समय जो आपकी सरसों है उसमें लगेगा चेपा, या उसको बोलते हैं महू कीट बोलते हैं। एफिड जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म कीट होते हैं जो कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाते हैं जब तापक्रम बढ़ता है। तो वो कभी कभी 1-2 पौधों पे आते हैं पहले, फिर बाद में ज़्यादा पौधों पे आ जाते हैं और फिर बाद में पूरी फसल को ही बर्बाद कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ रोग होते हैं, जैसे मैं बताऊँ चने की बात करूँ, मसूर की बात करूँ, उसमें इस समय काफ़ी उकटा रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। और कुछ कटवर्म भी होते हैं जो शुरू में लगते हैं जब हमारी फसल उगती है, तो उस समय हमारे जो पौधे होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उस समय ये जो कीड़ा होता है ये तना को काट करके और पेड़ को पूरे को ही काट देता है, तो इस तरह से नुकसान पहुंचाता है। फिर बाद में विल्ट का जो प्रकोप, विल्ट जो रोग है वो कभी भी आ सकता है जी, शुरू से लेके एंड तक कभी भी आ सकता है। ऐसे ही गेहूं भी है, गेहूं में बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीट उनका प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसलिए हम किसान भाइयों को हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप बुआई करें तो आप अपने बीज उपचार जरूर करें, और बीज उपचार में स्पेशली जो आपका फफूंदीनाशक है, कीटनाशी है, इनका प्रयोग जरूर करें। और समय पर बुआई करेंगे तो उस समय क्या है कि कीटों का इस समय प्रकोप कम देखने को मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सोइंग डेट को भी एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी कीटों को देखने के लिए, जैसे सरसों है, अगर हम पहले बोएंगे सरसों को तो हम महू जो कीट है, जो एफिड है, उससे हम बच सकते हैं। ऐसे दूसरी क्रॉप है, उनको भी आप समय समय पर निगरानी करेंगे तो आपके बहुत सारे हानिकारक कीट है उनको भी आप कंट्रोल कर लेंगे। तो हानिकारक कीटों का ये होता है कि अगर आपकी क्रॉप थ्रेशोल्ड लेवल से बिलो, थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे अगर आपके जो कीड़े हैं वो हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे इसको क्रॉस करके इंजुरी लेवल पर जाते हैं तो हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता उसमें पड़ती है। जी बिल्कुल।
और यहाँ पर हम जो है वो आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रबी फसलों को आप बचा सकते हैं सर्दी से और पाले से, और इसके साथ ही आम के बागों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर कुंदन, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आए हैं व्हाट्सएप के जरिए और उन्हें हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे, लेकिन पहले वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुंदन किशोर जी का। डॉक्टर कुंदन, आपके लिए व्हाट्सएप के जरिए बहुत से प्रश्न यहाँ पर आए हैं, आइए एक एक करके उनको शामिल करते हैं। ये हमें भेजा है रूप सिंह लोधी जी ने कुलुवा कुम्हारी दमोह मध्य प्रदेश से, और वो ये लिखते हैं कि सर आम पर छोटे छोटे फल आने पर बहुतायत में झड़ जाते हैं, कृपया उपाय बताएं। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि आम के छोटे छोटे फल होते हैं फिर वो झड़ जाते हैं। उसके कारण 2-3 हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि उसमें थोड़े से हार्मोन की कमी हो, जो पहले भी बताया कि ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग करते हैं, और दूसरा हो सकता है कि बोरोन की कमी हो। बोरोन के लिए हम ऐसे मिट्टी जहाँ की पीएच ज़्यादा हो, तो ऐसे सॉइल के पीएच जो हैं उसमें बोरोन थोड़े कम होते हैं, तो वहाँ भी हम बोरोन का प्रयोग कर सकते हैं। आम्लीय मिट्टी में भी बोरोन कम होते हैं, तो हम लोग को बोरोन का प्रयोग या तो मिट्टी में करें, 250 ग्राम हर साल हमको देने चाहिए बोरोन, या नहीं तो अगर हम स्प्रे करें जब एकदम फूल आने वाले होते हैं उसी समय 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें जिसमें बोरोन रिच हो, तो वो बहुत ही प्रभावी होता है। साथ में अगर हम हॉपर का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, तो उससे बहुत ज्यादा फल जो है गिरते हैं, और अगर पाउडरी मिल्ड्यू का हम प्रबंधन नहीं करें उससे भी फल जो है गिरते हैं। तो हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ये काम करने हैं, जिसमें कि हम कोई भी सिस्टेमिक जो है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें जब फूल निकलना शुरू हो जाता है, चाहे वो इमिडा का हो, इमिडाक्लोपीड का, फिर हम इसी तरह फंजीसाइड का प्रयोग करें, थायोफेनेट मिथाइल हो सकता है, हेक्साकोनाजोल हो सकता है, इसका प्रयोग करें, और साथ में बोरोन का प्रयोग करें और प्लेनाफिक्स का भी प्रयोग हम करें, तो निश्चित रूप से हमारे जो फल हैं वो नहीं गिरेंगे और वो अच्छा पैदावार हम पा सकते जी। वहीं हमारे को दूसरा प्रश्न भेजा है लालजी राम मीना जी ने राजगढ़ से, अलवर से, और वो ये लिखते हैं कि मेरे आम के पेड़ में फूल से झुंड आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? एक बार फिर से थोड़ा ये भेजा है लालजी राम मीना जी ने राजगढ़ अलवर से, और वो ये कहते हैं कि मेरे आम के पेड़ में फूल से झुंड आ रहे हैं। उसका इसका मेन अर्थ ये हो जाता है गुच्छे में फूल आ रहे हैं। तो गुच्छे में जो फूल आ रहे हैं उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माल फॉर्मेशन। तो माल फॉर्मेशन जो है ये किसी किस्म में ज्यादा होता है, जैसे आम्रपाली वैरायटी अगर होगा उसमें ज्यादा होने की संभावना है, उसको तोड़ के हटा दें। सबसे आसान तरीका है उसको तोड़ के हटा दें और उसको बाहर निकाल के रख दें। जितना हम इसको तोड़ेंगे तो उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। दूसरा हो सकता है अगर ये पेक्लोबिटाजोल का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी संभावना है अगर ये ज्यादा डोज में कर रहे हैं उस केस में इस तरह के जो है सिम्टम्स आते हैं फूल के। तो अगर ये पेक्लोबिटाजोल का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि उचित मात्रा में ही प्रयोग करें
चाहे वो 1.5 ml प्रति मीटर जो है पौधे का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पौधे की चौड़ाई होती है उसके अनुसार प्रयोग करें, उससे ज्यादा प्रयोग नहीं करें, नहीं तो इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। जी, और एक और प्रश्न यहाँ पे शामिल करते हैं। ये हमें भेजा है गुजरात से रसिक कुमार जी ने, और वो ये कहते हैं कि आम के पेड़ से लाल चींटियों को कैसे दूर किया जा सकता है। क्लोरोपाइरिफॉस और मैनकोजेब दोनों का इस्तेमाल अभी तक कर चुके हैं। हाँ, तो अगर लाल चींटियां हैं तो इसकी संभावना ये है कि लेमडासाहेलोथ्रिन एक दवा है, लेमडासाहेलोथ्रिन, ये दवा का प्रयोग मैं कहूंगा कि करें। इससे संभावना है कि उनके लाल चींटी जो है वो उससे दूर हो सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि लाल चींटी को दूर करने का बहुत आसान तरीका है कि हर साल अपने पौधे को जब आप फल तोड़ लेते हैं तो थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करें, थोड़ा प्रूनिंग करें। जो ब्रांच सूख गए हैं, जो ब्रांच बहुत ज्यादा हो गए हैं, उसकी प्रूनिंग करेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रकोप कम होगा। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही डॉक्टर कुंदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आम के बागों की देखभाल के संबंध में इतनी बेहद ही अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे डॉक्टर मीणा, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी फसल को जो है वो पाले से बचाएं, तो ये जो हमारी धान की पुआल होती है जी, तो क्या इससे भी हम अपनी फसल को बचा सकते हैं पाले से और मल्चिंग करके? तो क्या उसका पूरी विधि रहती है, क्या बताएंगे? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है। जैसे कि आपको पता है कि किसान भाई क्या करते हैं, रबी के टाइम में जब राइस की क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद हम लोग वीट की सोइंग करते हैं। तो पराली है, किसान भाई कई बार जला देते हैं उसको, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पराली बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो पराली आप चावल की पराली आपको मिली है उसको आप रबी में पाले फसलों को पाले से बचाने के काम में ले सकते हैं। मल्चिंग जो है, मल्चिंग एक इस तरह का ऑपरेशन है जिससे आप अपने पाले की आपकी जो फसल है उसको बचा सकते हैं, क्योंकि मल्चिंग का जो काम है वो बहुत अलग तरीका का काम है। अगर हम हमारी क्रॉप को पंक्तियों में बो रहे हैं तो जो बीच में जगह मिलती है उसमें अगर हम धान की पराली को बिछा देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो सोयल का सरफेस है, यानी कि जो मिट्टी का सरफेस है, उसका तापक्रम बिल्कुल बढ़ जाएगा और 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा। जब इतना बढ़ जाएगा तो वहाँ पे पाले पड़ने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो इसलिए हम किसान भाई को पहले ही बोल देते हैं कि बहुत सारी विधियाँ हैं जिनसे हम लोग पाले से हमारी फसलों को बचा सकते हैं। इनमें पराली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके यहाँ पे किसी भी प्रकार की पराली जो कि चारे के काम नहीं आ रही हैं, तो उसको आप खेतों में डाल करके अपने जो फसलों की जो पंक्तियां हैं उनके बीच में डाल करके उस एरिया को आप ढक दें, और ढकने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ का जो तापक्रम है वो बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है कि वहाँ पे नमी बनी रहेगी, और तीसरा क्या होगा कि वहाँ पे आपके खरपतवार भी नहीं आएंगे। तो 3-4 फायदे इसमें होते हैं, और मॉइस्चर बना रहता है, यानी कि नमी बनी रहती है, तो आपको कहीं भी इतनी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है कि रबी के समय में जब जनवरी का महीना होता है तो बहुत ठंडा महीना होता है, तो यहाँ पे शीत लहर भी आती है और पाले पड़ने की संभावना भी बहुत बनी रहती है। तो जब आप ऐसी प्रक्रिया कर देंगे, ऐसी कल्चरल ऑपरेशन कर देंगे, तो आपकी जो फसल है वो बिल्कुल पराली से बच जाएगी। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी नर्सरी में जो पौधे होते हैं उनको बचाने के लिए भी हम लोग पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे तो पराली से झोपड़ी बना सकते हैं, एक नर्सरी के एरिया में झोपड़ी बना करके, और वहाँ पे पाले का बचाव हम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपने जो पौधे हैं, बागवानी के जो पौधे होते हैं, उनको आपने खेत में लगा दिया है, अभी एस्टेब्लिशमेंट किया है, उसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो उस समय क्या है कि अगर रबी का मौसम चल रहा है, उस समय पाले की पड़ने की संभावना है, तो उस समय ये जो फसलें हैं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, इनको पाले से नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। वहाँ तो बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा आपको, तो आप बिल्कुल पराली को बिछा दीजिए और चारों तरफ वो रख दीजिए। और दूसरा क्या है कि पराली से ही आप उनकी एक वैसे घर बना सकते हैं जिससे पौधे बच सकते हैं। तो पराली का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि ये जो फर्स्ट एरिया जहाँ पे पड़ता है, पाला पड़ता है, वहाँ पे पराली का आप उपयोग कर सकते हैं। और जो खाली जगह है वहाँ पे आप मल्चिंग करेंगे तो बिल्कुल तापक्रम बढ़ेगा। उस समय आप ये कह सकते हैं कि पराली से आपकी फसल को बहुत फायदा हो जाएगा और उसमें पाले की पड़ने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। बिल्कुल। और चलते चलते क्या आप किसी तरीके की कोई सलाह देना चाहेंगे हमारे किसानों को, बहुत ही संक्षिप्त में? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर पाले से बचाना है अपनी फसल को या शीतलहर से बचाना है
तो पाले से बचाव के दो तरीके हैं, सिंचित में और असिंचित क्षेत्रों में। जहाँ पे असिंचित क्षेत्र है वहाँ पे आप H2S4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का आप घोल बना करके और छिड़काव कर सकते हैं। और ये शाम के समय आप इसको छिड़काव करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि जहाँ पे सिंचाई की अवस्था अवेलेबल है, वहाँ उपलब्धता है सिंचाई की, वहाँ पे आप सिंचाई कर सकते हैं। तो हल्की सिंचाई करने से क्या होता है कि जो खेत का जो एयर होता है, यानी कि हमारी जो क्रॉप के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ जो हवा होती है उसका तापक्रम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है वो जो सरफेस है उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा होता है। तो जब हम ग्राउंड वाटर हम इस्तेमाल करेंगे, हल्की सिंचाई करेंगे, तो आपके जो क्रॉप है उसका आसपास का जो एरिया है उसका तापक्रम बढ़ जाएगा। इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि शीत लहर से आप शेल्टर बेल्ट का यूज कर सकते हैं या विंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मेड बना सकते हैं, या मतलब उसका वो फेंसिंग लगा सकते हैं। इनसे आप बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ डॉक्टर मीणा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी आपने भी साझा की, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जाना, लेकिन हमारे अगले हेलो किसान कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं आपको आइए जल्दी से वो भी बता दें। अगली बार हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, और इसके साथ ही हम जानकारियां हासिल करेंगे शुष्क क्षेत्र में फल उत्पादन की समस्याओं के बारे में। पहले से ही अगर आप अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अगर अपने प्रश्न हमें फ़ोन पर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कीजिए 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। और अगर हमारे आज के कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां पर जाकर आप एक बार फिर से हमारा आज का ये लाइव फोन कार्यक्रम दोबारा से देखकर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।